चलिए, आप तमाम बच्चों को भाई भुवन जी का गुड मॉर्निंग में पहुंच चुका हूं आपके लिए और मैं स्टार्ट कर दिया हूं वीडियो बनाने के लिए। एकदम अभी सुबह है, लगभग 6 भी ठीक से नहीं बजे हैं और मैं स्टार्ट कर दिया आपके लिए। चलिए, हम लोग लेसन 2 शुरू किए हैं। उस लेसन 2 में है सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये शुरू किए, जिसके 2 मेथड्स होते हैं। मीन्स कि देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चुनने के 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड था विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ केस, कारक चिन्हों की मदद से, या उसी को हम कहते हैं या करके मैंने लिखाया था और करके विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन की मदद से, और दूसरा था विद द हेल्प ऑफ वर्ब, क्रिया की मदद से। तो हम लोग इसको पहला मेथड लेके चल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ साइन ऑफ केस, कारक चिन्हों की मदद से, या उसी को विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशन। तो कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा स्टेज ए, लेसन 1 का स्टेज ए था ये स्टेज बी है, ये लेसन इसको मैं कहता हूँ लेसन 2 का ही आपका ये स्टेज बी है। कहने का मतलब इसमें हम लोग पिछले वीडियो में कारक चिन्ह की मदद से हम लोगों ने हिंदी सेंटेंस में सब्जेक्ट चुनने के लिए सीखा, ऑब्जेक्ट चुनने के लिए सीखा, सबको देखा सब। तो आज आइए हम लोग थोड़ा सा इसको लेके चल रहे हैं कि स्टेज बी में कि इंग्लिश सेंटेंस अगर रहेगा तो इंग्लिश सेंटेंस में अगर प्रीपोजिशन रहेगा तो फिर क्या पोजिशन होगा, तब हम लोग कैसे सब्जेक्ट चुनेंगे। तो चलिए भाई, और ऑब्जेक्ट कैसे चुनेंगे, तो इंग्लिश सेंटेंस लेते हैं और इंग्लिश सेंटेंस में प्रीपोजिशन को लाते हैं और उस प्रीपोजिशन की मदद से हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चुनते हैं। बस इस स्टेज बी में आज इतना ही हम लोग देखेंगे। और मैं ये कह दूं कि आपको स्टेज ए और स्टेज बी दोनों का PDF मैं शाम तक मैं आज डालने जा रहा हूं प्रैक्टिस सेट के लिए, जिसमें 10-15 क्वेश्चन करके रहेगा और आप कृपया उसको आप बना लेंगे और मैं उसका डिस्कशन कर दूंगा। और सारे जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, मेरी ये किताब है बायलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु, जो आज 2010 में मैंने इसको प्रिंट करके आपके सामने लाया था। मार्केट में हजारों प्रतियां बिकी हैं, जिस किताब का लोग नकल कर करके पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा मुझे को लगता है। लेकिन लोग कुछ टीचर हैं जिसका नाम तो मैं भी नहीं बोलूँगा, जब मैं ट्रांसलेशन पे आ रहा हूँ लेसन नंबर 3 तो मैं बोलूँगा कि इसमें से बहुत सारे टीचर हैं जो एकदम लाइन उठा के मेरा लाते हैं और कहते हैं मेरा रिसर्च है, मेरा खोज है। मुझे हंसी आती है उसकी इस चीटिंग पर और इस मैं क्या कहूँ इस फ्रॉडिज्म पे। चूँकि आप टीचर हैं, आप ईमानदार बनो, एक मोरलिस्ट नैतिकवान बनो। जो चीज़ आपकी संपत्ति नहीं है आप अपनी संपत्ति का के अपना नाम मत जोड़ो, फिर अन्यथा कानूनी प्रक्रिया भी तो है। मैं तो खींच डालूंगा आपको, इसलिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं वीडियो डाल रहा हूँ और इस किताब में से ढेर सारे सेंटेंस को मैं डालने जा रहा हूँ। आपको आप प्रैक्टिस करो और उसको ये भेजो। और मैं इसमें से लोग 50-100 सेंटेंस बना के लोग अपना बना, लेकिन संभाल नहीं रहा है, वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं इसको ठीक से। आइए ना, मैं तो चल दिया लेकर के इसको। आप देखो कितना खूबसूरत रूल सब है। आप बड़े से बड़े सेंटेंस लोग लिए हैं टीचर, बड़े से बड़े दुनिया का कोई भी सेंटेंस चुटकियों में बनाए, चुटकी में बनता तो है नहीं। चुटकी में कैसे बनता मैं बताने जा रहा हूँ। अब चुटकी में कैसे बनता है दुनिया के बड़े बड़े सेंटेंस। ढोल पीट देने से, झूठा ढोल पीटने से ये नहीं होता है। उसके रूल है, मेथड्स हैं, तरीके हैं। बच्चों के दिमाग में सेट करवाइए और इंग्लिश न्यूज़पेपर हो चाहे NCERT, जो कोई भी किताब का लाइन क्यों हो, आप आराम से आप उसको लो। मैंने 3 मेथड को डेवलप किया। मैंने मेथड ब्रेकिंग है मेरा, ये ब्रेकिंग सिस्टम है मेरा, ग्रुपिंग सिस्टम है और लिंकिंग सिस्टम है। ट्रांसलेशन में 3 मेथड होते हैं। उस 3 ब्रेकिंग, ग्रुपिंग एंड लिंकिंग 3 सिस्टम को मैंने डेवलप किया, जो आज तक किसी किताब में नहीं आई है। और ये किताब हमारी जो दुनिया हजारों प्रतियां इसकी बिकी हैं, ये प्रति आपके भी हाथ में होगी, लेकिन अभी तो मेरे पास इतनी किताबें नहीं, मैं आपको भेज दूँगा और दे दूँ। तो चलिए इंतजार कीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके साथ और हम सब मिल करके एकदम ग्रुप बना करके, टीम बना कर चलें, अंग्रेजी की दुनिया में प्रवेश करें और इस दुनिया के मज़े लूटें। देखें, मैं इंग्लिश को देखते हैं हम लोग सब मिल कर क्या हाल है। तो चलिए, अब आज मैं चुनने जा रहा हूँ इंग्लिश सेंटेंस अगर कोई हो तो उसमें हम सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे। चलिए, जस्ट वी हैव टू सी हेयर एट द बोर्ड। हम लोग यहाँ बोर्ड पर देखें और
इसको लेके चलें। मैं इसको थोड़ा सा साफ कर, मुझे जगह की ज़रूरत है और ये टॉपिक है आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बस उसके बाद आप जो भी लिखोगे इसके आगे लिखते रहो। कलम उठाओ, कॉपी उठाओ और एकदम तैयार हो जाओ भुवन जी के साथ अंग्रेजी सीखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत तौर तरीके ला रहा हूँ और जो भी चीज़ मैं दूंगा आपके दिमाग में सेट होगा, किसी को रटने की ज़रूरत नहीं। और जहाँ ज़रूरत पड़ी वो रटिए भी आप, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी लोग, अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं, जिसको मैंने माँ के गोद में सीखा है। हमें रटना ही पड़ेगा, हमें मेहनत करना ही पड़ेगा इसको, चूँकि इसे हमें अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि ये हमारे करियर के साथ जुटा हुआ। हम जिंदगी के अगर एक किसी भी, हम चाहे बैंकिंग के क्षेत्र में जाएँ, चाहे LIC GIC किसी भी क्षेत्र में जाए, NDA CDA किसी भी क्षेत्र में जाए, SSC में जाए, कहीं भी हम जाएँ तो अंग्रेजी हमारे सामने खड़ी मिलती है। इसलिए अंग्रेजी को तो हमें अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। तो हम कैसे उतारें इसको हमें देखना है, चूँकि आज ग्रामीण क्षेत्र की, खास ग्रामीण क्षेत्र के बच्चियों को तो इंग्लिश के चलते उनकी ज़िंदगी जैसे मानो अभिशप्त हो गई है। तो अपने जीवन को इंग्लिश के चलते अभिशप्त ना करिए। भुवन जी का चैलेंज है, चुनौती है। आप आइए, देखिए, भुवन जी के साथ बैठिए। ग्रामीण क्षेत्र के हों चाहे किसी भी क्षेत्र के हों, चाहे कितनों कमज़ोर हों, आप भुवन जी की इंग्लिश को पढ़िए और आप देखिए। अगर इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं बनती है, अगर आप इंग्लिश लिखना और नहीं समझते हैं, बोलना नहीं अगर हो पाता है, तो भुवन जी का हेल्प पड़ेगा आपको। भुवन जी छोड़ देगा पढ़ाना। हाँ, मैं झूठा टीचर नहीं हूँ, मैं ढोल पीटते रहूँगा, वो सब मेरे साथ नहीं होगा। इसलिए आप सारे बच्चे आइए, चलिए हम लोग अब स्टेज बी में देखते हैं। लेसन 1 का स्टेज बी है। और मैं ये कह दूँ आप तमाम बच्चों को, आज से मैं कमांडर का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप उसको भी देखेंगे। मैं सब का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, फ्रेज का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इडियम का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं पैसेज का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं कमांडर का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं वोकैबुलरी का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सब चीज़ मेरा CGL और CPO जो दिसंबर परीक्षा होने जा रही है, मेरा वो टारगेट है। और साथ साथ मैं PO का भी, बैंकिंग का भी मैं लेके चल रहा हूँ, चूँकि मैं उसके लिए एडिटोरियल है, ढेर सारी चीज़ें मैं अनाउंस कर दूँगा, आप वहाँ देखेंगे। तो चलिए अब हम आ रहे हैं विषय वस्तु पर। थोड़ा सा एक सेंटेंस में लिखता हूं कि हम लोग प्रीपोजिशन की मदद से इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे चुनते हैं। देखिए, सेंटेंस की जब भी लंबाई होगी, तो प्रीपोजिशन की अहम भूमिका होती है, क्योंकि वो जोड़ने वाला है, वो कनेक्टर है, वो जोड़ता है, एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ उसको जोड़ता है। प्रीपोजिशन की भूमिका है शब्द को शब्द से जोड़ना, जो मैं प्रीपोजिशन पढ़ाते समय मैंने बोल दिया था। तो आइए एक सेंटेंस को आप यहाँ देखिए, थोड़े काल के लिए आप देखिए। आ बॉय इज सीटिंग, बस एक छोटा सेंटेंस है इंग्लिश में। अ बॉय इज सिटिंग। आपको कहे कि सब्जेक्ट कौन होगा इसमें। अगर आप इस सूत्र को जानते हैं S+V, तो ये कम से कम शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस है, सबसे छोटा रूप है, जिससे छोटा आप कर ही नहीं सकते हैं। S+V मतलब कम से कम छोटे से छोटे सेंटेंस को बनाने के लिए कम से कम आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए। इसलिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, उससे छोटा सेंटेंस की आप कल्पना नहीं कर सकते। किसी एक को हटाएंगे तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। चाहे सब्जेक्ट उड़ा दीजिए, वर्ब अकेले आएगा नहीं, वर्ब उड़ा दीजिए, सब्जेक्ट तो आएगा लेकिन सेंटेंस नहीं बनाएगा। इसलिए कोई एक दूसरे के बिना नहीं आता है। जब भी दोनों एक साथ आएगा तो सेंटेंस बनेगा, दोनों में से कोई भी गैप होगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो आइए हम लोग उस सेंटेंस में देखते हैं। वर्ब तो दो वर्ब से, इज सिटिंग बैठा हुआ है, तो निश्चित अगर ये वर्ब है तो ये बॉय है, ये सब्जेक्ट ही होगा, सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ये बात आ गई। तो ये बात है। तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे ले चल रहे हैं। इज सीटिंग, ये तो वर्ब है, चलिए इसको छाट देते हैं। इज सीट में बैठा, इस प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये वर्ब है। मैं ही बोल जाता हूँ वर्ब कैसे। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको छोड़ दीजिए, मैं आगे तो क्लियर करने जा रहा हूँ। ये वर्ब है। अब सवाल उठता है, अब वह यहाँ है और पार्क यहाँ है और बीच में आपको प्रीपोजिशन आ चुका है। अब नाउ इन दिस पोजिशन जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट द सब्जेक्ट, मतलब विच वर्ड विल बी सब्जेक्ट, कौन सा वर्ड सब्जेक्ट होगा। ये तो वर्ब छट गया निसंदेह। अब इधर बचा बॉय, एक नाउन है,
पार्क बगीचा एक नाउन है, दो नाउन है, दोनों नाउन एक प्रीपोजिशन से आपस में जोड़ दिया गया है। अब आप बताइए कि इसमें से सब्जेक्ट कौन होगा, ये चुनना है। अब देखिए बस सिंपल सी बात है कि कल हम लोग देखे थे जैसे राम की गायों का रंग लाल है, तो लाल तो एडजेक्टिव है, ये तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, तो इसलिए ये वर्ब हो गया। तो इसी में से आपको सब्जेक्ट चुनना है। तो हम लोगों ने रंग को सब्जेक्ट बनाया था, क्योंकि ये नियम था कि जिस शब्द के साथ कारक का चिन्ह लगा होता है वो सब्जेक्ट नहीं बनता है। राम के साथ की लगा हुआ, राम सब्जेक्ट नहीं बनेगा। गाय के साथ का लगा हुआ, इसलिए गाय भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसलिए रंग बच जाता, ये सब्जेक्ट बनेगा। और ये मैं बताया था कि सब्जेक्ट बनने वाले के कोई भी नाउन या प्रोनाउन बिना प्रीपोजिशन के होते हैं, यानी प्रीपोजिशन से वो बिल्कुल फ्री होता है। अगर फ्री नहीं है तो दैट कैन नॉट बी सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट तो बन ही नहीं सकता है। यहाँ रंग सब किसी भी प्रीपोजिशन से फ्री है और ये सब्जेक्ट बना। अब आइए, मैंने हिंदी में था जिस हिंदी शब्द के बाद, ये होता है कारक चिन्ह जब भी लगता है तो बाद में लगता है। अब इसमें ठीक उल्टा रूल बनता है, बस सेकेंड में क्लियर हो जाएगा कि ये इंग्लिश वर्ड है, ये इंग्लिश, इसके पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ। तो रूल है कि जिस इंग्लिश वर्ड से पहले प्रीपोजिशन लगे हों वो इंग्लिश वर्ड सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है। ध्यान रखिए और से सुनिए कि जिस इंग्लिश वर्ड से पहले प्रीपोजिशन लगा होता है वह वर्ड सब्जेक्ट बनता ही नहीं है। फिर क्या बनता है उसका उत्तर मैं दे रहा हूं। अब मैंने प्रश्न उठा, आखिर बनता क्या भाई, बस पहले थोड़ा मैं दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं, दोनों रूल को। जिस हिंदी शब्द के बाद, शब्द में तो प्रीपोजिशन जानबे करते वो सिर्फ नाउन प्रोनाउन का रिलेटेड है, वो नाउन प्रोनाउन का वो रिलेटिव है, संबंधी है, वो दोनों उसका उससे संबंधित है, तो नाउन प्रोनाउन के साथ ये जुट के आएगा, चाहे हिंदी में जुटे या इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में होता है जिस वर्ड के लिए प्रीपोजिशन आता है उसके पहले आता है, क्योंकि ये इन है पार्ट से पहले, तो ये पार्क के लिए आया ना कि बॉय के लिए। और हिंदी में होता है जिस शब्द के लिए आता है उसके बाद आता है, तो ये की है राम के लिए। तो अब आप जान लीजिए जिस इंग्लिश वर्ड से पहले प्रीपोजिशन होगा वह वर्ड सब्जेक्ट नहीं बनेगा, और जिस हिंदी शब्द के बाद प्रीपोजिशन होगा यानी कारक का चिन्ह होगा वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब रूल बना, कंबाइंड रूल कर लीजिए। जिस हिंदी शब्द के बाद, इसको प्रीपोजिशन कह लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन की हिंदी है तो प्रीपोजिशन कर सकते हैं, कारक चिन्ह उसी को हम प्रीपोजिशन कह लेते हैं, थोड़ा सा भाषा को थोड़ा सा अच्छे ढंग से करने के लिए, लाने के लिए। जिस हिंदी शब्द के बाद और जिस इंग्लिश शब्द से पहले प्रीपोजिशन लगे होते हैं ऐसे हिंदी शब्द या इंग्लिश शब्द सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। फिर से क्वेश्चन लीजिए, जिस हिंदी शब्द के बाद और जिस इंग्लिश वर्ड से पहले प्रीपोजिशन होता है ऐसे हिंदी के शब्द या अंग्रेजी के शब्द सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। वैसे मैं कल इसको बोल चुका हूँ, फिर इसको अब इसको अगर सब्जेक्ट करके बोलूँ तो ये बोल जाता हूँ कि जिस इंग्लिश वर्ड से पहले प्रीपोजिशन लगा होता है वह इंग्लिश वर्ड सब्जेक्ट नहीं बनता है। क्लियर, आप लिख लोगे, इसमें रूल आएगा, आप रूल इसका 1 लिख लो कि जिस इंग्लिश वर्ड से पहले प्रीपोजिशन लगा होता है वह इंग्लिश वर्ड सब्जेक्ट नहीं बनता है। इसमें 2 रूल आ रहा है, एक रूल पर लिख लो या करके, चाहे तो आप ये लिख लो, जिस हिंदी शब्द के बाद और जिस इंग्लिश वर्ड से पहले प्रीपोजिशन लगते हैं ऐसे हिंदी के वर्ड या अंग्रेजी के वर्ड सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। उल्टा होता है, हिंदी शब्द के बाद तो इंग्लिश के पहले उल्टा होता है। तो चलिए आप लिख लिए होंगे, शायद मैं अब आगे निकलता हूं, एक चर्चा और मैं कर दूं। इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से इसको आप सारे बच्चे देखो। ये वीडियो मैं संभवतः आज ही डालने जा रहा हूँ, आप सारे बच्चे शाम तक में इसको देख लेंगे, सबके सामने आ रहा है। और आज से मैं सीरीज चलाने जा रहा हूँ कमेंट का, वर्ड्स का। पहले मैं कमेंट का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर सब का सीरीज में स्टार्ट। और इंटरेस्टिंग चीज़ है सबके सब, पढ़ो भुवन जी के साथ मैं एक अलग ढंग से बताऊँगा। चलिए अब यहाँ देखिए थोड़ा सा,
सर मैं लिख लिए होंगे कि जिस इंग्लिश वर्ड से पहले प्रीपोजिशन लगा होता है वो सब्जेक्ट नहीं बनता, या जिस हिंदी शब्द के बाद प्रीपोजिशन लगा होता है ऐसे हिंदी सब सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं, जिस हिंदी शब्द के बाद और जिस इंग्लिश वर्ड से पहले प्रीपोजिशन लगा होता है ऐसे हिंदी के शब्द या अंग्रेजी के सब सब्जेक्ट नहीं बनते हैं। तो बनते क्या भाई, चलिए आगे चर्चा हम कर देते हैं। हम कुछ चर्चा और कर लेते हैं तो उसके बाद हम फिर आएंगे। जैसे देखिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अच्छे हैं। ध्यान रखिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अच्छे हैं। अब देखिए यहाँ प्रीपोजिशन है, अच्छे तो एडजेक्टिव है वर्ब है, इसको छांटिए। अब इसी में से लोग है और ये भारत है और ग्रामीण क्षेत्र है, इसी में से कोई सब्जेक्ट बनेगा। कौन सब्जेक्ट बनेगा सर? मेरे ख्याल से अब आपको समझ में बात आ गई होगी। हिंदी थोड़ा अंग्रेजी मिक्स कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ये देख रहा हूँ। हिंदी की बात में मैं कल बात नहीं कर पाया था, आज थोड़ा इस बात को जोड़ रहा हूँ कि देखिए यहाँ भारत तो अकेले है कि यहाँ देखिए ग्रामीण क्षेत्रों ये दोनों वर्ड मिलके एक ग्रुप बनता है। आप इस ये बोथ कैन नॉट बी सेपरेटेड, ये दोनों को आप अलग नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों ऐसा नहीं कह, ग्रामीण के लोग अच्छा नहीं लगता है, और ये ग्रामीण ये एडजेक्टिव है। तो आप ये मेरे कहने का मतलब है कि इस ग्रुप में होता है ऐसे, जब हम लोग सेंटेंस बनाते हैं तो एक साथ 2, 3, 4 वर्ड मिल करके एक ग्रुप भी बन के आ जाता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों, तो अगर आप क्षेत्रों को हटाते तो ग्रामीण ये एडजेक्टिव है, ग्रामीण के तो एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन लगता नहीं है। इसलिए कभी कभी क्या होता है 2-3 वर्ड मिल के भी एक ग्रुप बना लेता है। जैसे आप यहाँ देख लीजिए इंदिरा गांधी, मेरे सेंटेंस को तो उठा के लोगों ने यूज़ किया है, और मैं आइए मैं भी उठा के ला रहा हूँ, मेरा ये अधिकार है। मेरी इस किताब में प्रूफ है, 2010 में मैंने ISBN नंबर लेके किताब को लाया है प्रिंट। चलिए, इंदिरा गांधी पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति संस्कृति पूर्वी पश्चिम, इंदिरा गांधी पूर्वी तथा पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता का एक महान संगम थी। आज गौर से देखिए, कल मैं चर्चा ये नहीं किया था और आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इसकी, और ये मैं इंग्लिश भी चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, इंदिरा गांधी पूर्वी तथा पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता का महान संगम थी। इंदिरा गांधी पूर्वी, ये नहीं जुटेगा दोनों में, ब्रेक कर दीजिए आप इसको। इंदिरा गांधी पूर्वी नहीं होगा क्योंकि इसको आगे वाले वर्ड से कोई संबंध नहीं है, ये छांटिए इसको। अब बच्चा है आपको, देखिए यहाँ एक प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन गौर से सुनिए आप सब सारे बच्चे, चूंकि ये चीज़ आपको नहीं मिली हुई, कहीं ना कोई टीचर नहीं बताया, नकल तो क्या, लेकिन व्यक्त करने में उसको काफ़ी परेशानी हो रही है। मैं इसको, चूंकि संपत्ति हमारी है, मैंने इसको पैदा किया, मैंने इसको रिसर्च किया है, और ये चीज़ में वर्षों में 30 वर्षों में अंग्रेजी की लंबी यात्रा की है। और जब बच्चों को पढ़ाने में मुझे दिक्कत होती थी तो मैंने रिसर्च करना शुरू किया, और मैंने एक से एक रूल को लाया हूँ, और ग्रुपिंग ऑफ इंग्लिश सेंटेंस भी मैंने लाया हूँ। पढ़ो, मैं पढ़ा देता हूँ, एडिटोरियल वगैरह से वो समझो। न्यूज़पेपर में पढ़ाते हुए देखा, मैं देखता हूँ, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि मुझे आपको जिस रूल की ज़रूरत है वो रूल मैं देने जा रहा हूँ। आइए, अब देखिए, इंदिरा गांधी छट गया, पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति ये है। तो ये पश्चिमी संस्कृति बल्कि दो संस्कृति है। कौन कौन संस्कृति है? पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति है ना। जैसे पटना और दिल्ली के लड़के, तो इसीलिए तो पटना या दिल्ली विश्वविद्यालय, पटना और दिल्ली विश्वविद्यालय कह सकते हैं आप। इसलिए पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति, और संस्कृति के साथ और लगा हुआ है तो ये सभ्यता। तो संस्कृति और सभ्यता ये तो 2 हो गया, प्लस हो गया। इस दोनों के लिए एक एडजेक्टिव आया, 2 एडजेक्टिव आया, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी पश्चिमी संस्कृति आप नहीं कर सकते हैं, चूंकि 2 एडजेक्टिव है, दोनों को तो एंड से जोड़ना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ देखिए, पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, आप गिनिए कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 वर्ड है इसमें। 6 वर्ड मिलके एक ग्रुप बनाया है, एक ग्रुप जिसमें 2 नाउन है, 2 एडजेक्टिव है। इन दोनों नाउन के लिए 2 एडजेक्टिव अपना एंड से जुट के आया है। ये 2 नाउन को दिखाना था तो 2 नाउन अपना एंड से जुट के आया है।
तो सब अपना अपना नाउन अपनी जगह पे है, और उसके लिए जो एडजेक्टिव उस नाउन से पहले है, जिस तो मैं बोल चुका हूँ जिस शब्द से अगर किसी नाउन से पहले जो ही वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव होगा। जैसे संस्कृति और सभ्यता नाउन है, इसके पहले पूर्वी और पश्चिमी है, तो ये दोनों एडजेक्टिव है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ग्रुप बन गया, पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता एक ग्रुप है। इसके साथ लगा हुआ है का। अब ध्यान रखिएगा, अब ये का सब पे काम कर रहा है, पूरे ग्रुप पर काम कर रहा है। मैं पिछले के रूल के हिसाब से अब ये का क्या कर रहा है, अगर किसी वर्ड को अगर इस ग्रुप में से किसी को सब्जेक्ट बनाने का अगर सोचना शुरू कर दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट किसी को ये सब्जेक्ट नहीं बनने देगा, इसलिए पूरा ग्रुप को ये प्रीपोजिशन निष्क्रिय कर देता है। कहने का मतलब यहाँ से पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति सभ्यता तक में किसी भी वर्ड को आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, चूंकि पूरे ग्रुप को यह प्रीपोजिशन अकेले निष्क्रिय कर देता है। ध्यान रखिएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक कोई अगर प्रीपोजिशन नहीं है बीच में, तो ये सब एक ग्रुप होता है। और सुंदर हिंदी ये बनती है, ऐसी हिंदी हम लोग लिखते हैं, चूँकि भाषा हिंदी कैसे लिखते हैं इस पर भी ये जाता है। इसलिए ये आपकी हिंदी अच्छी लग रही। पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता, पटना और दिल्ली विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, विद्यालय और महाविद्यालय दोनों की बात हो रही है। कहाँ के, तो पटना और विश्वविद्यालय, इस पर आप लिख सकते हैं पटना और दिल्ली महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की स्थिति, तो ऐसे ग्रुप बनता है। तो इसीलिए हम एक साथ दो या दो से अधिक नाउन को जोड़ते हैं, और उस सब नाउन के लिए हम दो या दो से अधिक एडजेक्टिव भी ला सकते हैं, उसी पर आधारित है। चलिए, पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता, वैसे भी यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में कोई भी कनेक्टर नहीं, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप सभी को एक ग्रुप में रखिए। आगे मैं बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, एक महान संगम, ये तो भारत छाटिए इसको, तो एक महान और संगम, ये संगम है, और संगम से पहले ये आपका एडजेक्टिव आया है महान, उसी महान के साथ एक है, एक संगम के लिए आता है। ध्यान रखिए, आर्टिकल जैसे एक गुड बॉय है, एक गुड बॉय अगर लिखते हैं, एक अच्छा लड़का, एक अच्छा लड़का अगर लिखते हैं आप, तो आप ये लड़का के लिए एक है, अगर ये हटा तो ये भागा, उसी ढंग से ये तो एक है संगम के लिए, तो संगम का से रिलेशन है, ये एडजेक्टिव है, उसका कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो एक महान संगम एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप बनाया, इसमें तीन वर्ड मिलकर एक ग्रुप बनाया। तो ऐसे ग्रुप बनता है हिंदी सेंटेंस में। इंग्लिश सेंटेंस इसका अनुवाद हम करेंगे तो इसका भी इंग्लिश में उसी ढंग से बनेगा। तो चलिए, अनुवाद ट्रांसलेशन में तो हम देखेंगे इसको पूरा, इसका तो एकदम इसका बख्या निकाल लेंगे हम, एक रेसा निकाल लेंगे आपको। देखिएगा कितना सुंदर ट्रांसलेशन बनता है। एक कमजोर से कमजोर बच्चे भी अगर इंग्लिश आज लिखना शुरू करोगे, जब ये ट्रांसलेशन शुरू करेगा भुवन जी, तो उस दिन से इंग्लिश आप लिखेंगे और बोलेंगे। ये भुवन जी का चैलेंज है, चुनौती है। बस अपनी मेहनत को जोड़ो, अपने आप जीवन के मेहनत को जोड़ो इस अंग्रेजी के साथ, देखोगे आप। तो चलिए, अब ये उसी ढंग से बात हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक कोई भी सब्जेक्ट आपका नहीं बनेगा। और ये इंदिरा गांधी, यहाँ इंदिरा गांधी एक संगम थी, मूल वाक्य है। तो एक महान संगम ये है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रीपोजिशन मेरे कहने का मतलब किसी वर्ड के साथ लगे हों या पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड के साथ लगे हों। ध्यान रखिएगा, मेरे कहने का ये मतलब है कि इंग्लिश हो या हिंदी हो, अगर इसी को हम लिख लें थोड़ा सा, आप इसको देखिए, गौर से ज़्यादा देखो। मैं इसको पूरा व्याख्या बताने जा रहा हूँ, इसका पूरा डिटेल में बताने जा रहा हूँ। इसको हिंदी और इंग्लिश को मैं मिक्स कर रहा हूँ, और इसमें काफ़ी कम्पिटिटिव क्वेश्चन आते हैं, कम्पिटिशन पूछा जाता है। और मैं कैसे पूछा जाता है तो मैं उसकी चर्चा करूँगा यार। इतना विशाल, इतना जो मैं विस्तृत ढंग से बोल रहा हूँ, इसका कुछ कारण है इसके पीछे। जैसे देखिए, एक ट्रांसलेशन में लिखता हूँ आपको, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, इंदिरा गांधी was a great combination of the Eastern, E-A-S-T-E-R, Eastern and the Western culture and civilization. हाँ देखिए, अब वही जो ट्रांसफर में हिंदी का जो मैं लाइन दिया था उसकी इंग्लिश में करके समझा रहा हूँ आपको। ये कैसे बना इस पर नहीं जाना आपको, आप सिर्फ समझो जो रूल है कि सिर्फ एक ही वर्ड नहीं बल्कि पूरे ग्रुप को भी प्रीपोजिशन सब्जेक्ट नहीं बनने देता है। अब इंदिरा गांधी भाई चलिए सब्जेक्ट है, ये आवाज़ आपको भरो, इसके आगे जो है वर्ड है अ ग्रेट कम्बिनेशन। अब आ गया, यहाँ देखिए मैं रूल दिया हूँ कि जिस हिंदी शब्द के बाद और जिस इंग्लिश वर्ड से पहले प्रीपोजिशन होता है उस इंग्लिश वर्ड को सब्जेक्ट नहीं बनने देता और उस हिंदी शब्द को सब्जेक्ट नहीं बनने देता। अब यहाँ देखिए ऑफ जो लगा हुआ है पूरे ग्रुप पे लगा हुआ है,
ये पूरे, चूंकि एक ग्रुप है, बीच में कोई प्रीपोजिशन है तो एक ग्रुप मानिए, सारे वर्ड को एक ग्रुप मानिए आप। द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 2 3 4 5 वर्ड मान लीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 आर्टिकल छोड़िए। ये सारे वर्ड के पहले क्या लगा, सारे वर्ड से जो बने ग्रुप हैं उस ग्रुप से पहले ऑफ लगा हुआ, इसलिए इस ग्रुप में इंग्लिश का सेंटेंस हो या हिंदी का हो, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। इसलिए आप ये रूल निकला कि जब एक से अधिक वर्ड किसी मिल करके कोई ग्रुप बनाता हो, या कह सकते हैं कि हाँ, एक से अधिक वर्ड मिलके कोई ग्रुप बनाता हो, तो हिंदी में उस ग्रुप के बाद अगर प्रीपोजिशन है तो उस ग्रुप में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा। और उस इंग्लिश ग्रुप से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन है तो उस इंग्लिश ग्रुप में कोई भी वर्ड सब्जेक्ट नहीं बनेगा। फिर से मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, आप जान लो। अगर इंग्लिश में 2 या 2 से अधिक वर्ड मिलकर कोई ग्रुप बना रहा है, सुन लीजिए, अगर इंग्लिश वर्ड में 2 या 2 से अधिक वर्ड मिलकर ग्रुप बनाया है और उस पूरे ग्रुप से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन है तो उस ग्रुप में से कोई भी वर्ड सब्जेक्ट नहीं बनेगा। लिख लोगे रूल नंबर 2 में, एक लिखा दिया हूँ, रूल नंबर 2 में लिखिए। चूँकि इंग्लिश वर्ड में मैं इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट चुन रहे हैं, आप लिखोगे इसमें ऐसे लिखिए, जब 2 या 2 से अधिक इंग्लिश वर्ड मिलकर आपस में एक ग्रुप बनाता हो, जब 2 या 2 से अधिक इंग्लिश वर्ड आपस में मिलकर ग्रुप बनाता हो और उस पूरे ग्रुप से पहले, जिस तरह से यहाँ पूरे ग्रुप से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन लगा हो तो उस पूरे ग्रुप में से कोई भी वर्ड सब्जेक्ट नहीं बनेगा। यानी वह प्रीपोजिशन इस पूरे ग्रुप के सभी वर्ड को निष्क्रिय कर देता है। चलिए, हो गया ये। अब बात वापस चलते हैं, फिर हम हिंदी में भी आते हैं। अब समझते जाओ। अब इंग्लिश वर्ड में देखिए, यहाँ भी ग्रुप है, ग्रामीण क्षेत्र। ठीक हिंदी में भी वही बात आती है। जब हिंदी सेंटेंस में भी जब 2 या 2 से अधिक वर्ड, अब रूल नंबर 3 लिख लो। जब हिंदी सेंटेंस में भी 2 या 2 से अधिक वर्ड्स आपस में मिलकर ग्रुप बनाता हो और इस पूरे ग्रुप के बाद अगर कोई कारक का चिन्ह जिसमें न रहना चाहिए, कोई कारक का चिन्ह लगे हों तो उस ग्रुप में से कोई भी वर्ड सब्जेक्ट नहीं बनेगा। हाँ, ध्यान रखिए, कारक चिन्ह में नहीं होना चाहिए भाई, ने को छांट कर। तो चलिए, मेरे ख्याल से शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका मैं एक ट्रांसफर बनाता हूँ, ध्यान रखिएगा। द पीपल ऑफ इंडिया, इसको छोड़ दीजिए, आर ग्रेट। ध्यान रखिए, वर्ब है। अब सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट जो है सो ये होगा नहीं, प्रीपोजिशन के बाद है, तो इसलिए जिस इंग्लिश वर्ड से पहले प्रीपोजिशन आएगा वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ध्यान रखिए, सब्जेक्ट जब भी होता है वो प्रीपोजिशन से फ्री होता है। मैं कल भी चर्चा किया था, प्रीपोजिशन एकदम फ्री होता है। इसके पहले देखिए प्रीपोजिशन कोई है, यही सब्जेक्ट बनेगा।
तो चलिए अब देखिए, ठीक है, ये सब्जेक्ट बनेगा, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। आखिर बनेगा क्यों नहीं? आखिर क्या बनेगा ये? आखिर बनेगा क्या? तो ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया किसका? प्रीपोजिशन का। आपको याद होना चाहिए, दो चीज़ों को ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब को होता है, प्रीपोजिशन को होता है। को लगा होगा तो ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन हो जाता है। यहाँ देख लीजिए, प्रीपोजिशन जिस वर्ड से पहले लगे होते हैं वह वर्ड उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट की भूमिका में है, ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की भूमिका में है। जैसे यहाँ देख लीजिए, आप थोड़ा सा एकदम गौर से सुनिए, चूँकि अब यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है इस सेंटेंस का, क्योंकि ये कॉमन एरर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे, आप कंपटीशन में पूछता है, खूब पूछा है भाई, कई जगह पूछा है। ग्रामर तो खूब, इस पर जिस चीज़ को हम लोग सहान रूप से समझते हैं ग्रामर में, उसको बड़ा इंपॉर्टेंट देके बताया गया है। तो ठीक है, चलिए हम लोग उसको भी, इसकी इंपॉर्टेंस को, इसको इंपॉर्टेंस देते हुए, हम इसकी महत्ता देते हुए हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आप देख लीजिए, द लेवल ऑफ एजुकेशन, the level of education in the village of India is high। चलिए, इज भर के बाद जो भी वर्ड, इसको छोड़ दीजिए, आप ब्रेक कर दीजिए सेंटेंस को यहाँ से। वर्ब है, वर्ब से पहले, इंग्लिश सेंटेंस तो वर्ब से पहले जो भी जितनी वर्ड हो तो उसी में से एक सब्जेक्ट होता है। अब आप देखिए प्रीपोजिशन है, यहाँ 1 2 3 4 4 वर्ड है, 3 प्रीपोजिशन। जितने वर्ड होते हैं प्रीपोजिशन उसे एक कम होता है। अगर 4 प्रीपोजिशन होगा तो देखिए 5 वर्ड है, 5 प्रीपोजिशन होगा तो 6 वर्ड है। ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए 3 प्रीपोजिशन तो 4 वर्ड होगा, प्रीपोजिशन एक कम होता है। चलिए, चर्चा तो करने जा रहे हैं हम इसको। अब इसकी बात मैं थोड़ा सा करना चाहता हूँ, इसको देख लो। अब सवाल उठता है कि भाई देखिए, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? तो निस्संदेह ये सब्जेक्ट नहीं होगा, ये सब्जेक्ट नहीं होगा, और इंडिया सब्जेक्ट नहीं होगा, चूँकि ये सब प्रीपोजिशन के बाद आया है, नहीं सब वर्ड से पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है, इसलिए सब के सब सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। बनेगा जब भी तो लेवल एक ऐसा वर्ड जो प्रीपोजिशन से फ्री, इसलिए ये सब्जेक्ट बनेगा। और तो भाई एजुकेशन क्या है? तो एजुकेशन ऑफ का ऑब्जेक्ट है, विलेज क्या है? इन का ऑब्जेक्ट है, ऑफ ये इंडिया क्या है? ऑफ का प्रीपोजिशन, ऑफ का ऑब्जेक्ट है, यानी सब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आया है। दूसरी बात है कि इस सब्जेक्ट का एक एक्सप्लेनेशन करता है, व्याख्या करता है भाई। तो ये लेवल किसका भाई? एजुकेशन। एजुकेशन कहाँ का? तो गाँव का। गाँव कहाँ का भाई? तो किस देश का? तो भारत का। ध्यान, ये एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है। उसी एक्सप्लेनेशन में सारी वर्ड की भूमिका हो गई, प्रीपोजिशन आया तो अपना ऑब्जेक्ट इसको बना लेता है। यहाँ तो सर समझ गए होंगे, ये क्लियर हो गया होगा। और उसी ढंग से ये भी आपका मैं बता चुका हूँ, ये रूल आ गया। अब बात आती है अगली बात जो बहुत महत्वपूर्ण है। सब यहाँ देखिए ईज आया है और यहाँ देखिए आर आया है, इस पर गौर तो देखिए, ये वर्ब है, वर्ब है। और आप जान रहे हैं, बार बार बोलता हूँ, सभी सर लोग बोलते, सभी टीचर बोलते, दुनिया की जितनी किताबें, करोड़ों किताबें अगर बनी होगी ग्रामर पर पूरी दुनिया में, तो शायद मेरे ख्याल सब किताब में इस चीज़ देता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का बैलेंस होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। इतना है। अब आप देखिए, एक सेंटेंस में आपने ईज लाया, एक में आर, आखिर ये आया किसके अनुसार? आपको ढेर सारे अगर वर्ड है, लेवल है, एजुकेशन है, विलेज, यहाँ विलेजेज मैं कर देता हूँ, ES विलेजेज कर देते हैं, प्लूरल हो गया, कोई दिक्कत। सिंगुलर प्लूरल वर्ड का नाउन का संगम है, उस संगम में से आप सेलेक्ट करोगे कौन सब्जेक्ट होगा। तो इसीलिए आपको तय करना है, अगर ढेर सारे प्रीपोजिशन जुटा हुआ है तो जो वर्ड प्रीपोजिशन से फ्री होता है, वर्ब से पहले, हम लोग उसी को सब्जेक्ट चुनते हैं और शेष वर्ड प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है। और ये सब वर्ड वर्ब का, सब्जेक्ट का मेरा एक्सप्लेनेशन भी होता है। चलिए, तो सब्जेक्ट आपका लेवल है और लेवल देखते हैं कि सिंगुलर है, बिना SIS का है, तो निस्संदेह ये सिंगुलर है, तो वर्ब आपका सिंगुलर होगा, इसलिए ईज आया है। न कि एजुकेशन के अनुसार ईज आया है, न कि विलेजेस के अनुसार ईज है, न कि इंडिया के अनुसार ईज है। इस बात को सारे बच्चे अपने मन से, इस कन्फ्यूजन को, भ्रम को हटा दो। चूँकि जब भी मैं पढ़ाता था और अभी भी मैं पढ़ाऊँगा, अगर ये जानकारी आपको नहीं होगी तो आप बच्चे देखेंगे ईज किसके लिए? तो इंडिया के लिए। ऐसे बोल जाता, कोई बोलेगा कि सर विलेजेस सब्जेक्ट है, कोई बोलेगा कि सर एजुकेशन सब्जेक्ट है, कोई बोलेगा लेवल सब्जेक्ट है। हम जो पढ़ाते थे बड़ी हंसी आती, सब बच्चा कोई बोले ये, कोई बोले ये, कोई ये बोले। भाई चलो मान लेता हूँ कि सभी वर्ड सब्जेक्ट है, चलो सब अस्थिर हो जाओ, अब चुनो मेरे रूल के हिसाब से। जब मैं रूल देता था तब सारे बच्चे बड़े संतुष्ट होते थे, खुश होते थे।
चूँकि ये भर्ब से संतुलन बनता है। अगर आप यहाँ लेवल्स कर दोगे तो प्लूरल भर्ब आ जाएगा। ठीक उसी तरह से पीपल ऑफ इंडिया, आर क्यों आया? चूँकि इंडिया सिंगुलर है फिर भी आर है, चूँकि ये सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आ गया। ये प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो भर्ब प्लूरल होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए रूल बना कि जिस वर्ड से पहले प्रीपोजिशन लगा होता है उस वर्ड के अनुसार कभी भी भर्ब नहीं आता है। ध्यान रखिएगा, जिस वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इससे पहले मैंने द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये ले, जिस इंग्लिश वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स से पहले प्रीपोजिशन होता है ऐसे वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए भर्ब नहीं आता है, क्योंकि वह सब्जेक्ट बनता ही नहीं है। फिर सुन लीजिए सारे बच्चे, जिस इंग्लिश वर्ड से पहले, चाहे सैकड़ों वर्ड क्यों न हो एक साथ, जिस इंग्लिश वर्ड से पहले या ग्रुप ऑफ वर्ड से पहले, जिस इंग्लिश वर्ड से पहले, वर्ड अकेले होगा, या जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह से पहले कोई प्रीपोजिशन लगा होता है, ऐसे वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, क्योंकि ऐसे वर्ड्स प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं और उसके अनुसार कभी भी भर्ब नहीं आता है। भर्ब जब भी आएगा सब्जेक्ट के लिए, और सब्जेक्ट जब भी होगा तो प्रीपोजिशन से फ्री होता है। बस यही चीज़ है। आपको फिर से सुन लीजिए, जिस वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड से पहले प्रीपोजिशन लगा होता है ऐसे वर्ड सब्जेक्ट नहीं बनते हैं, और ऐसे वर्ड के लिए कोई भर्ब नहीं आता है। भर्ब आता है सब्जेक्ट के लिए, और सब्जेक्ट बिना प्रीपोजिशन के होते हैं, सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से फ्री होते हैं। बस यही बात है। और इसके साथ भी वही आता है, भारत सब्जेक्ट नहीं बनेगा। हिंदी में चुनने की बात आ गई, ये सब्जेक्ट नहीं बनेगा। ग्रामीण क्षेत्र भी नहीं बनेगा, प्रीपोजिशन आ गया, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके साथ ये है, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। और ये लोग हैं तो ये है जो है लोग के अनुसार है। ध्यान रखिएगा, यही चीज़ होती है। तो ये आपका था, आज का टॉपिक यही था। अब मैं इस टॉपिक को एंड करता हूँ, और इस पर हम थोड़ी चर्चा बाद में भी कर देंगे। अब जो है सो मैं देखो, सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। मैं इसका मेथड डालने जा रहा हूँ आपको, और इसका प्रैक्टिस सेट आप ये करोगे। और एक सेंटेंस मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा सा दे दूं, और आप सारे बच्चे इसको सब्जेक्ट दनादन सब्जेक्ट सुन दो, और बस उसके बाद हम क्लास ख़त्म कर देंगे। थोड़ा समय तो लग जाता है भाई, क्या करेंगे, कुछ बताना तो है, लंबा क्लास हो जाता है। जैसे देखिए, भारत में गाँव के लोगों के बच्चों की शिक्षा का स्तर नीचे है। मैं इसे दे दूंगा आपको एग्जाम्पल। होता उभरता देखने में दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं जोड़ रहा हूँ आपको प्रैक्टिस सेट में। भारत में गांव के लोगों के बच्चों की शिक्षा का, यहाँ का मैं दे देता हूँ, शिक्षा का स्तर नीचे है। अब ये सब्जेक्ट कौन होगा बोलिए? निसंदेह ये सब्जेक्ट नहीं, इसके बाद प्रीपोजिशन लगा, सब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, बनेगा तो स्तर नीचे है। देख लीजिए। और इंग्लिश में अगर मैं लिख दूँ इसी को, द लेवल ऑफ education, the level of education of the children of education of children of people, बहुत आर्टिकल देंगे भी नहीं। द लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ पीपल, है ना, इन पीपल ऑफ villages in India is low। पूछेगा आपसे, बताइए इज किसके अनुसार है, कौन सब्जेक्ट होगा?
यहाँ देखिए एजुकेशन सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, पीपल प्लूरल है, विलेजेस प्लूरल है, लेवल सिंगुलर है। अब एजुकेशन सिंगुलर है, 1 2 3 4 5 6 वर्ड है, 6 वर्ड का एक सब सारे वर्ड आए हुए सिंगुलर प्लूरल का यहाँ एक संगम है जो प्रीपोजिशन आपस में जुट के आया है और आपको यहाँ वर्ब देना है। तो वर्ब किसके अनुसार दिए हैं आप, तो निसंदेह रूल आपके पास है, जिस इंग्लिश वर्ड से पहले प्रीपोजिशन होगा वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, उसके अनुसार वर्ब नहीं आएगा, ये भी नहीं बनेगा, ये इसके पहले है तो इसके अनुसार भी वर्ब नहीं आएगा, और इसके पहले प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो ये भी नहीं आएगा, और इंडिया से पहले इन लगा हुआ है तो ये भी नहीं बनेगा। इज जब भी आया है तो लेवल के अनुसार ये बचे हुए जो वर्ड हैं इसके अनुसार आया है, इसलिए ध्यान रखिए इज फॉर लेवल। ये सारे वर्ड छट गए, कट गए, ये है प्रीपोजिशन का कमाल। तो चलिए, ढेर सारे वर्ड को मैं ला रहा हूँ आपको, हिंदी और इंग्लिश में सबको दे रहा हूँ आपको, आप PDF ले लोगे और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। तो अब मैं इस क्लास को यहीं एंड करता हूँ और अगले क्लास में फिर मैं लेकर आ रहा हूँ। अब कुछ जो छोटी छोटी बात मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ बातें ऐसे मिसलिनियस छुट्टी होगी तो उसको मैं जोड़ दूंगा अगले वीडियो में, और फिर मैं अब जाऊंगा ट्रांसलेशन की दुनिया में। चलो हम सब चलते हैं, जिसके लिए हम बेताब थे, जिसका हमें एक लंबे दिनों से इंतजार था, जो एक खूबसूरत पार्ट है इंग्लिश का, खास के हिंदी भाषी लोगों के लिए, हम उस पर कदम रखेंगे और वो अगले वीडियो में। चलिए, इसके बाद जो लेसन नंबर 3 आ रहा है, नहीं सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती होगी बोलने में, क्योंकि अब इसका एक पार्ट तो बचा हुआ है। लेसन मेथड ये था कि इस प्रीपोजिशन की मदद से हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चुनना है, ये तो हो गया। तो अब उसमें मेथड नंबर 2 है कि क्रिया की मदद से हम लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे चुनते हैं। अब हम अगले वीडियो में उसको लेकर चलेंगे और उसकी समाप्ति के बाद हम सब तब जाएंगे ट्रांसलेशन की दुनिया में। अभी थोड़ा और इंतजार कर लो, बेसब्री से इंतजार करो, और तब तक मैं आपसे ये एडवाइस करूं कि आप जो बच्चे देख रहे हो, नए बच्चे हो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो, कमेंट तो करो ही यार, कमेंट करो, मैं पढ़ता हूं उसको, आप सारे बच्चों का नाम मैं लूँगा तो ये, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ो। बस इतना ही मैं बोलूँगा, और तमाम बच्चों को मैं सुबह मैं यही कहूँ, सुबह गुड मॉर्निंग तो मैं बोल ही दिया था, अब मैं यही बोलूँगा कि हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, आप सबका दिन भला हो, आपका अच्छा दिन हो। बस यही, इन्हीं शुभकामना के साथ आप बच्चों से विदा, धन्यवाद।